नमस्ते। आज हम करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? तो इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से कौन सा होगा? अर्धविपरीत क्या होता है? अर्धविपरीत स्वरों के उच्चारण में जो मुख है वो आधा ही खुलता है, उसे ही हम अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। तो इसमें जैसे होता है ए, औ, अ, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए। ऑप्शन नंबर बी, अर्धविपरीत जिसमें हमारा मुख आधा ही खुलता है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? वह कौन सा उच्चारण स्थान होगा इसमें से? पहला है कंठोष्ठ्य, दूसरा है दंत, तीसरा है दंतोष्ठ्य। इसमें से कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ्य। दंत मतलब दांत और ओष्ठ मतलब ओष्ठ, दोनों को मिला के व का उच्चारण किया जाता है, दंतोष्ठ्य। क्योंकि व का उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के ओठ के मिलने से होता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य होता है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये अल उपसर्ग है, ये जो है अरबी फारसी का उपसर्ग है, अल। तो इसमें पहला है अलकनंदा, दूसरा है अलमस्त, तीसरा है अलंकृत। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलमस्त। मस्त में अल उपसर्ग जुड़ के अलमस्त शब्द बना है। चौथा प्रश्न है, पनग किस का पर्यायवाची शब्द है? तो पहला है हाथी, दूसरा है उड़ग, तीसरा है केसरी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ग। क्यों? क्योंकि पनग और उड़ग दोनों ही सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पहला है दुस जमा प्रकृति, दूसरा है दु जमा प्रकृति, तीसरा है दुस जमा प्रकृति। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दु जमा प्रकृति, विसर्ग संधि है। छठा प्रश्न देखेंगे, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय का क्या होगा संधि विच्छेद? इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनु जमा अ, और इसमें यण संधि है। ठीक है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करें। तद्भव होता है जो तत्सम से मिलता जुलता हो, हिंदी जो संस्कृत के टूट के हिंदी में आता है। जैसे पक्षी, ये तत्सम का शब्द हो गया। नग्न, ये भी तत्सम शब्द है। पंख, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंख, क्योंकि पंख तद्भव है और इसका तत्सम पक्ष होता है। अब आठवां प्रश्न है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो संस्कृत शब्द अट्टालिका का बिगड़ा हुआ रूप है अटारी। इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नवा प्रश्न है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पहला है पंडिताय, दूसरा है पंडितानी, तीसरा है पंडिती। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि पंडितायन और पंडितानी दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो ये अलग होने के अर्थ में है, पेड़ से गिरा। तो ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। ठीक है। क्योंकि जहां किसी वस्तु के अलग होने का भाव हो वहां पे अपादान कारक होता है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? इसका आंसर क्या होगा?
तो पहला है विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा सर्वनाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। क्योंकि धीरे धीरे शब्द चलना, ये जो चलना क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा का अर्थ होता है अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार। इसमें कौन सा समास होगा? यथा उपसर्ग है, तो जिसमें उपसर्ग लगता है वो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका पहला पद अव्यय हो उसे उसमें अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। 13वां प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमें पहले ये देखना होगा कि द्वंद्व समास का अर्थ होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो और जिसमें और शब्द का लोप हो जाता है। तो इसमें दो शब्द है नर नारी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नर और नारी। इसमें द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 14वां प्रश्न है, अमृत का विलोम शब्द क्या है? विलोम का अर्थ होता है विपरीत, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 20 भी होगा और सी गड़ल भी होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई होगा एक से अधिक। 15वां प्रश्न है, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो पहला ही दिया गया है, अपरिमेय, ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अरण्य रोदन का अर्थ होता है ऐसा विलाप जिस पर कोई ध्यान ना दे। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ का प्रयास करना। ठीक है। 17वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। पहला है उज्जवल, दूसरा भी है उज्जवल, तीसरा है उज्जवल, इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला उज्जवल सही है, क्योंकि इसमें दो आधे ज होते हैं। ठीक है। 18वां प्रश्न है, अन्वेषण में प्रयुक्त संधि कौन सा होगा? अन्वेषण और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यण संधि, अनु जोड़ एसन। ठीक है। अब 19वां प्रश्न देखेंगे, प्राण शब्द का प्रयोग सदैव होता है एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन में। हम देखते हैं बहुवचन में किस किस शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसमें होगा प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सदैव भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अब 20वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पहला है पीला, दूसरा जलज, तीसरा दूध वाला, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलज। क्यों होगा जलज? क्योंकि जो शब्द सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट कर लेता है उसमें ही योगरूढ़ शब्द कहलाता है। तो जलज, जलज का अर्थ क्या होता है? कमल, ये विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखेंगे 21वां प्रश्न, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया। क्योंकि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या ऊपर चांद बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है। 22वां प्रश्न देखेंगे, श वर्ण किसके अंतर्गत आता है? पहला है तालव्य, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा है दंत्य, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालव्य स। ठीक है। 23वां प्रश्न है, उनमेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
तो पहला है उन, दूसरा है उत, तीसरा है उद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद। क्योंकि व्यंजन संधि के नियम के अनुसार उद जमा मेष से ही उन्मेष बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न है, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? पहला है मह जमा उर्मी, दूसरा है महा जमा उर्मी, तीसरा है महो जमा मी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महा जमा उर्मी। 25वां प्रश्न है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसमें क्या बताया जा रहा है? जो गुण के विरुद्ध नाम, जब व्यक्ति का नाम उसके गुणों के बिल्कुल विपरीत हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है, इसमें कौन सा होगा? तो विस्मयादि बोधक क्या होता है? जहाँ पे हर्ष, शोक, आश्चर्य, ये सब प्रकट करने वाले शब्द ही विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाह। इससे एक आश्चर्य का बोध हो रहा है, इसीलिए इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है। 27वां प्रश्न है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 28वां प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है, खिचड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? पहला है तत्सम, दूसरा देशज, तीसरा विदेशज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशज। अब हम 30वां प्रश्न देखेंगे कि राम ने रावण को मारा में को किस कारक का चिन्ह है? इसका कौन सा होगा? इसका होगा कर्ता ने। कर्ता का क्या होगा? कर्ता ने कर्म को। इसमें तो हे अरे ये सब होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्म होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।